हेलो बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से कुछ कारणवश मैं आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं भी अपना जो आगे का जो सिलेबस है कुछ वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो आप सभी लोग अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखें और इस वीडियो को अच्छे ध्यान से देखें और टॉपिक को समझने का प्रयास करें। और अगर आपको कोई टॉपिक में अगर मान लो कोई दिक्कत हो जाती है तो जब मैं आपकी ऑफलाइन क्लास लूँगा तब आप लोग उस जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के इकाई नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो अपना है उसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। सभी बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ें और इस वीडियो से जो भी कंटेंट आप तक पहुंच रहा है उसको समझने का प्रयास करें। तो अध्याय 4 गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व। और बच्चों आपसे ये उम्मीद है कि इससे पहले जो हम लोगों ने जो जानकारी अभी तक पढ़ाई की है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये सभी आप लोगों को पता होगी। तो आगे की चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी हमको। तो गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व जिसको हम लोग बोलेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज। तो जैसा कि आप लोगों को ये पहले बताकर हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्थिर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो उसमें हम लोगों ने पढ़े थे आवेश के बारे में, पूरा गहन अध्ययन किए थे उसमें कि आवेश, पूरा चैप्टर जो था वो आवेश के बारे में था कि आवेश क्या होता है। फिर उसके बाद आवेश के बाद आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के बाद विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी और वही जानकारी मैं आप लोगों को आज याद दिलाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। ये आपको पहले से पता है कि आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका मतलब ये है कि स्थिर आवेश जो है वो उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश के कारण जो है कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरी बात, अब आगे हम लोग पढ़ने जाएंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन इसके बाद वाले टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ। जैसे कि स्थिर आवेश कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, सेम वैसी ही कंडीशन है कि यदि आवेश जो है वो स्थिर ना हो और गतिशील हो, और गतिशील भी कैसा हो? एक नियत वेग से गतिशील हो। नियत का मतलब निश्चित वेग से, उसका जो वेग रहेगा आवेश का वो मतलब निश्चित रहेगा। तो गतिशील आवेश के कारण जो है कौन सा वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो जैसे स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैसे गतिशील आवेश के कारण दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। दोनों का मतलब एक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और दूसरा है अपना चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों के दोनों क्षेत्र जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, लेकिन आवेश जो है वो कैसा रहना चाहिए? गतिशील होना चाहिए, वो भी नियत वेग से। ठीक है। इसके बाद जो बात आती है कि अगर आवेश गतिशील तो है लेकिन नियत वेग से गतिशील नहीं है, मतलब क्या है कि उसका जो वेग है वो लगातार बदल रहा है। तो जो अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो आप लोग उसको नियत वेग नहीं बोल सकते, आप लोग उसको आवेश की जो गति है उसको आप लोग त्वरित गति बोलेंगे, मतलब त्वरित आवेश बोल सकते हो उसको हम लोग। तो अगर मान लो कि जो आवेश है गति कर रहा है लेकिन वेग में परिवर्तन करते हुए, मतलब जो आवेश है वो त्वरित आवेश है, तो त्वरित आवेश अगर रहेगा और मतलब वो वेग में परिवर्तन करते हुए गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, लेकिन दोनों में लगातार परिवर्तन होने के कारण
वहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए एक चैप्टर जो है वो अभी आगे आने वाला है, जिसमें पूरा उसी का अध्ययन करोगे। तो मैं आप लोगों को अभी से बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में है। तो ये तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और गतिशील आवेश के कारण, नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न होते हैं। और अगर आवेश गतिशील तो है लेकिन त्वरित वेग से गतिशील है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है। अब ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके थे, स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन ये चीजें कहाँ से आ गई कि गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, और गतिशील अगर त्वरित गति है अगर कर रहा है आवेश तो उसके कारण विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ से पता चला हमको? तो बस इसी का अध्ययन करना है। तो आपको बताते हैं कि इन सब की जो खोज हुई है वो कैसे कैसे हुई है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इनकी जो खोज हुई है ना, किसी गलती की वजह से हुई है। अब ये गलती किससे हुई होगी? तो डेनमार्क के एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, नाम शायद आप लोगों ने अभी नहीं सुना होगा लेकिन आगे सुनोगे, बहुत बार सुनोगे। डेनमार्क के भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम है ऑर्स्टेड। बहुत सारी बुक में यहाँ पर ओर्स्टेड भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। तो डेनमार्क के भौतिक शास्त्री हैं ऑर्स्टेड। इन्होंने 1820 में अब एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग भी जो है वो गलती से हो गया था, उनसे करना नहीं चाहते थे, हो गया था। अब वो गलती कैसे कैसे हुई थी चलिए आपको समझाता हूँ। तो जैसे ये भौतिक शास्त्री हैं तो ये अपने प्रयोगशाला में कर रहे थे एक काम। क्या कर रहे थे ये कि इन्होंने एक तार लिया था और एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, पर इनको ये पता नहीं था कि जैसे ये तो विद्युत धारा उत्पन्न मतलब प्रवाहित कर रहे थे इसमें, लेकिन साथ में चुंबकीय सुई का कोई काम नहीं था। लेकिन चुंबकीय सुई उसके तार के एकदम पास में रखी हुई थी। अब आप लोग बोलेंगे चुंबकीय सुई क्या होती है? तो बेटा चुंबकीय सुई में क्या होता है, एक चुंबक मतलब चुंबकीय सुई में क्या होता है, एक छोटा सा चुंबक रखा होता है अंदर। और आपने बचपन में बहुत खेल खेला होगा चुंबक से, देखा होगा आप लोगों ने कि जब आप लोग चुंबक को किसी चुंबकीय वस्तु के पास लेके जाते हो, जैसे लोहा, कॉपर, इनके पास लेकर अगर जा रहे हो आप लोग, तो चुंबक उनको आकर्षित कर लेता है। तो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और जो चुंबकीय सुई होती है ना, वो भी एक चुंबक ही होती है, पर थोड़ी साइज जो रहता है उसका छोटा रहता है। तो वो भी क्या है, अगर आप लोग इसके पास भी अगर चुंबक लेके आओगे तो ये भी तो उसके पास आकर्षित होगी ना। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। तो अगर आप लोग चुंबकीय सुई के पास अगर मान लो एन ध्रुव लेकर आओगे तो वो एस को आकर्षित कर लेगी, और एन ध्रुव जो है चुंबकीय सुई का वो दूर चले जाएगा, इस तरफ एस आ जाएगा और इस तरफ एन आ जाएगा। तो यही होता है। तो जब ये चुंबकीय सुई जो है वो चुंबक को करीब लाने पर क्या होती है, हिलती डुलती मतलब डिस्टर्ब होती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विक्षेपित हो रही है। तो अगर आप लोग चुंबकीय सुई के पास अगर कोई चुंबक लेके आओगे तो वो शांत नहीं रहेगी, वो विक्षेपित होने वाली, इधर उधर हिलेगी वो। ठीक है, एन ध्रुव के पास एस ध्रुव आ जाएगा, और जो एन ध्रुव से एन ध्रुव आकर्षित नहीं होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, दूर चले जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाओ कि चुंबकीय सुई कैसी होती है। चुंबकीय कंपास, ये पूरे जो उपकरण होता है इसका जिसके अंदर चुंबकीय सुई रहती है उसको चुंबकीय कंपास कहते हैं हम लोग। तो चुंबकीय कंपास रखा हुआ था जब ओर्स्टेड किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे थे, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था कि आसपास जो है उनके चुंबकीय सुई रखी हुई है, चुंबकीय कंपास रखा हुआ है। तो अचानक से ध्यान गया उनका कि अरे, इनने देखा कि अरे भैया मैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहा हूँ और यहाँ पे चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? जबकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि चुंबकीय सुई विक्षेपित कब होगी, जब उसके पास आप लोग क्या लेकर आओगे, एक चुंबक लेके आओगे, तभी विक्षेपित होती है। लेकिन यहाँ तो चुंबक लाया नहीं उनने, तार में सिर्फ धारा प्रवाहित कर रहा है वो। तो धारा जैसे ही प्रवाहित किया वैसे ही वहाँ पर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लगा। तो ये गलती की वजह से तो हुआ है, क्योंकि अगर तुम विद्युत धारा का प्रयोग कर रहे हो तो चुंबकीय सुई वहाँ कर क्या रही है? तो चुंबकीय सुई जो है वो गलती से रखी थी, उनके प्रयोगशाला में रखी हुई थी, वो क्या कर लेंगे, तो वो जो है विक्षेपित होने लगी धारा प्रवाहित करने पर।
तुमने सोचा कि भाई ये तो कोई नई घटना घटित हो रही है, चुंबक को लाने पर अगर चुंबकीय से विक्षेपित हो रही तो बात अलग है, लेकिन तुम्हें तो धारा प्रवाहित कर रहा हूँ तब जाके यहाँ पर चुंबकीय से विक्षेपित होने लगी। तो फिर इनने क्या किया कि इस प्रयोग को मजाक में न लेते हुए इन्हें सीरियसली इस प्रयोग को अच्छे से किया, और आज आप लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हो जिसको हम लोग ऑर्स्टेड का प्रयोग बोलते हैं। और ये कक्षा 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है ये। ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या है, इसके परीक्षण और इसके निष्कर्ष समझाइए, ऐसा कुछ सवाल आता है। तो बच्चों, जो ऑर्स्टेड का जो प्रयोग था उसकी प्रायोगिक व्यवस्था जो है आपको चित्र में दिखाई दे रही है। अब प्रायोगिक व्यवस्था में देखो उन्होंने किस किस चीज़ की व्यवस्था की थी। सबसे पहले तो एक चालक तार लिए थे, आप इसको नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि ए और बी नाम दे दिए अपन ने, ठीक है। तीनों जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक ही तार है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है अलग अलग है, ठीक है। अब देखते हैं 3 कंडीशन में कैसे कैसे प्रयोग किए इनने। तो प्रायोगिक व्यवस्था में सबसे पहले इनने एक धारावाही चालक तार लिए। अब धारावाही चालक तार का मतलब जिसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं उसको धारावाही चालक तार बोलते हैं। और इन्होंने एक बैटरी लिया था ताकि धारावाही चालक तार से धारा प्रवाहित कर सके। एक कुंजी लिया था जिसको स्विच को आप लोग ऑन ऑफ जब भी करना है कर सकते हो। और साथ में लिया था एक चुंबकीय कंपास जिसके अंदर रहती चुंबकीय सुई, ठीक है। तो ये प्रायोगिक व्यवस्था आपके सामने है। अब उन्होंने प्रयोग क्या क्या किया, कितने चरणों में किया, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक चालक तार लिया और चालक तार के दोनों सिरों के मध्य एक बैटरी लगा दिया और एक कुंजी लगा दी। तो जैसे हम लोगों ने देखे कि जैसे यहाँ पे स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है इसका मतलब ये है कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और उन्होंने देखा कि जब विद्युत धारा हम लोग चालक तार से प्रवाहित नहीं कर रहे हैं और चुंबकीय सुई को तार के समांतर रखे थे तो अभी भी वो समांतर ही है। इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा जब हम लोग प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, जैसी की वैसी रखी चुंबकीय सुई। उसके बाद उनने देखा सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में कुछ नहीं किया, बस स्विच को जाकर उनने ऑन कर दिया। आप तो समझते ही हो कि ये स्विच ऑफ का संकेत होता है, स्विच ऑन का संकेत होता है। तो उनने इसको स्विच ऑन कर दी। जैसे स्विच ऑन कर दिए तो बैटरी में जो धारा है वो आपको पता है कि धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। तो धारा इसमें प्रवाहित होने लगी चालक तार में। धारा की दिशा जो है वो तीर के चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाई जा रही है चित्र में। तो जैसे उनने बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करना चालू कर दी है, मतलब चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है। तो जैसी धारा उनने प्रवाहित की है, उन्हें क्या देखा कि जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो गई, अपनी जगह से हिल चुकी है। वो पहले समांतर थी लेकिन अब आप लोग खुद देखिए कि ये विक्षेपित हो गई। जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं वैसी विक्षेपित हो गई। और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे तो समांतर थी, बस जैसी की वैसी थी, वो हिल भी नहीं रही थी। लेकिन धारा प्रवाहित जैसे किए तो वो जो है विक्षेपित हो गई। अब धीरे से उन्होंने क्या काम किया, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विक्षेपित तो हो रही है, लेकिन उन्होंने क्या विद्युत धारा के मान को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो धारा का मान जितना भी रहा होगा उसका मान पहले बढ़ा दिए। तो जैसे जैसे विद्युत धारा का मान ये बढ़ाते गए तो ये कुछ और ज्यादा विक्षेपित हो रही है। पहले कम विक्षेपित हुई होगी, जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ा है तो कुछ ज्यादा विक्षेपित होने लगी, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन, या तो धारा का मान बढ़ाओ मत, दूसरी कंडीशन में आप लोग एक काम करो कि चुंबकीय सुई को और करीब लेके जाओ। तो जैसे जैसे करीब लेके जाते थे चालक तार के तो भी उसमें विक्षेप का जो मान है वो बढ़ते ही जाता था, ज्यादा विक्षेप होता था उसमें। ये हो गई दूसरी कंडीशन, आपको समझ में आ गई होगी कि धारा प्रवाहित करो तो विक्षेपित होने लगती है, या फिर धारा का मान बढ़ाते हैं तो विक्षेप का मान भी बढ़ने लगता है, या फिर उसको धारा का मान ना बढ़ाकर चुंबकीय सुई को ही तार के पास में लेके जाओ तो भी विक्षेपित ज्यादा होने लगती है। उसके बाद अगली जो कंडीशन है उनमें एक काम की धारा की दिशा को चेंज कर दी है, धारा की दिशा को ही बदल डाले। जैसे आपने देखा कि इसमें धारा जो है ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही थी, देखो इसमें धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी वही हाल होगा। लेकिन आप लोग देखो ध्यान से कि इसमें दिशा हमने चेंज ही कर दी सीधे। अब जो विद्युत धारा है वो ए से बी प्रवाहित नहीं होगी, वो बी से ए प्रवाहित हो रही है। जैसे हम लोगों ने विद्युत धारा की दिशा चेंज कर दी है तो विक्षेप की दिशा चेंज हो गई। पहले वो इस दिशा में विक्षेपित हो रही थी, अब वो इस दिशा में विक्षेपित हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे 3 कंडीशन में उन्होंने प्रयोग किया। अब इस
प्रयोग के जो प्रेक्षण है वो क्या क्या है, तो आप लोग चित्र को देख देख के बता सकते हो। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायग्राम देखते जाइए और बोलते जाइए, बस हो जाएगा। तो निष्कर्ष बाद में देखेंगे, लेकिन पहले प्रेक्षण क्या क्या है देख लेते हैं कि प्रेक्षण का मतलब प्रयोग करते समय इन्होंने कौन सी घटना देखी है। तो सबसे पहले जो प्रेक्षण नंबर 1 है इनका ये है कि जब हम लोग चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते तो चुंबकीय सुई भी विक्षेपित नहीं होती, समांतर रहती सीधे। उसके बाद दूसरा जो प्रेक्षण होगा इसका ये होगा कि जब हम लोग चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई भी क्या होने लगती है, विक्षेपित होने लगती है। और तीसरी बात ये है कि जैसे हम लोग विद्युत धारा का मान लगातार बढ़ाते जाते हैं तो चुंबकीय सुई भी और ज़्यादा विक्षेपित होने लगती है। या फिर चुंबकीय सुई को आप लोग चालक तार के पास लेके जाते जाओगे, जितना ज़्यादा पास लेके जाओगे उतनी ज़्यादा विक्षेपित होने लगती है। और जो अगला जो प्रेक्षण है वो ये है कि यदि हम लोग चालक तार में धारा की दिशा को ही चेंज कर दी सीधे, तो जैसे धारा की दिशा को चेंज करते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो ये थे उसके प्रेक्षण, जो 3 से 4 प्रेक्षण है उसके। अब इन प्रेक्षण से क्या हुआ, प्रयोग तो कर लिया इनने, प्रेक्षण भी देख लिया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो इससे कुछ तो निष्कर्ष निकाले होंगे इनने। तो निष्कर्ष क्या है, चलो वो देखते हैं। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग का निष्कर्ष जो है ये है कि जब हम लोग किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो धारावाही जो चालक है वो चुंबक की तरह कार्य करता है। तो इन्होंने ये बताया था कि जब हम लोग किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस पूरी घटना को, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की जो घटना है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को पहले 2 नंबर में पूछता था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है समझाइए, तो आप लोग वही बोलेंगे कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बस इसको अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो ये नोट्स जो है आप लोगों को वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा या नहीं आया होगा तो बता देंगे आप लोग, मतलब ग्रुप में बता देंगे या फिर कमेंट कर देंगे, जो भी है। ठीक है।